हे क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। देखो, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहला वास्तविक संख्या एंड सेकेंड बहुपद एंड थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो है ना हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की बात करेंगे। देखो, एक्चुअली जब हम लोग द्विघात समीकरण की बात करते हैं ना, तो ये हमारे अगर बोर्ड के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, है ना। इससे बोर्ड्स जो है ना, मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैट्रिक में आज अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए, द्विघात समीकरण को समझने के लिए, मैं इससे पहले जो एक चैप्टर किया था, जो हमारा सेकेंड चैप्टर था विच इज पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, वहां आप लोगों को ये पढ़ाया था कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सभी चीजों के बारे में बात किया था। लेकिन यहाँ पे जो है ना, द्विघात समीकरण की बात होगी। किनकी बात होगी? द्विघात समीकरण की बात होगी। और इसके हल को निकालेंगे, इसके फॉर्म को देखेंगे, एक्चुअल में ये कैसे होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। और इसके रूट्स कैसे कैसे आते हैं, इसके रूट्स के नेचर क्या होते हैं, इसको रूट्स के निकालने का मेथड क्या क्या है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग एक बार बहुपद वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है। वो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे मैं सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण को, ठीक है। किसको स्टार्ट करते हैं? द्विघात समीकरण को, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो मैं आपको पढ़ाया था, देखो मैं आपको क्या पढ़ाया था, एक बहुपद पढ़ाया था जिसका फॉर्म था ax स्क्वायर, है ना। ऐसे करके मैं पढ़ाया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स था। ये क्या था? क्वाड्रेटिक क्या था? पोलिनोमियल्स की बात हम लोग किए थे। ये देखिए सर, पोलिनोमियल्स क्या था इसमें, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लोग डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखो, इस डिग्री के बेस पे हम लोग देखे थे कि इसमें जो है ना, इस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसमें एक ये एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म था, ये भी एक टर्म है, एक ये भी और ये भी, यानी कि ये ए एक्स क्या है? पद है, बी एक्स भी पद है और सी भी क्या है? पद है। तो इन तीनों पदों से हमारा एक बहुपद बना हुआ है जिसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। लेकिन है ना, त्रिपदी बहुपद कहेंगे, बायनोमियल ट्राइनोमियल ऐसे पढ़ाया था ना, ये मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग बात किए थे उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसका डिग्री कितना है? 2 है। इस बहुपद का मैक्सिमम पावर क्या है? घात क्या है? 2 है। उसके से इसका नाम क्या पड़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि द्विघात बहुपद इसका नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? द्विघात बहुपद पड़ा था, ठीक है सर। इस चीज को हम लोग देखे थे कि यहाँ पे एक ऐसा बहुपद बनाए थे जिसमें मैक्सिमम पावर क्या था? एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पावर थे, है ना। इसके घात कितने थे? इसके घात की जब हम लोग बात किए थे तो घात कितने आ गए थे? 2 आ गए थे। तो इसको हम लोग क्या बोले थे? द्विघात बहुपद बोले थे। और यहाँ पे एक चीज ये भी बताया गया था कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसको कहते हैं। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो वो वाला टर्म ही 0 हो जाएगा। जैसे ये टर्म 0 होगा तो इस वाले बहुपद से क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा? bx प्लस c बच जाएगा, जो कि लीनियर पोलिनोमियल्स में आ जाता है। किसमें आ जाता है? रैखिक बहुपद होंगे, है ना। तो ये थी हमारी द्विघात बहुपद। सर, अब ये द्विघात समीकरण इसका नाम कैसे पड़ गया? एक्चुअली हमको यही समझना है कि इसका नाम द्विघात समीकरण कैसे पड़ गया। पहले तो बहुपद था, ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 थी और इसमें पद नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है, वो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है सर। इसको हम लोग द्विघात बहुपद समझ चुके थे, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अब क्या हुआ कि इसका नाम क्या पड़ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इसी बहुपद को जब हम लोग जीरो के इक्वल में इक्वेट कर दिए, 0 के बराबर कर दिए, यानी कि यहाँ पे 2 पक्ष बना दिए। कौन सा पक्ष बना दिए? LHS और RHS पक्ष बना दिए। जब ये 2 टर्म बन गया, 2 पक्ष बन गया, पद बन गया, दोनों तरफ अलग अलग पक्ष बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? समीकरण का नाम दे दिए। क्या दे दिए इसका नाम? समीकरण। देखो, एक्चुअली समीकरण कब बनता है? जब हम लोग एक पक्ष को इक्वल के साइन के साथ किसी और पक्ष के बराबर कर देते हैं। तो यानी ये वाला जो पक्ष था हमारा बहुपद था, उसको 0 के इक्वेट कर दिए, है ना। तो ये क्या बन गया था? हमारा द्विघात समीकरण बन गया था। हम लोग इसके हल की बात किए थे, यानी कि द्विघात बहुपद के जब हम लोग हल की बात किए थे, जीरोस की बात किए थे, ऐसे जीरोस की बात किए थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के शून्य की बात किए थे।
तो उस कंडीशन में क्या आई थी कि इस वाले इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दिए थे, इस वाले बहुपद को क्या किए थे, जीरो के बराबर कर दिए थे। और वहां पे बोले थे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन आ रहा था, जितना घात होगा उतना सॉल्यूशन। तो हम लोग वहां पे क्या बोले थे, अल्फा और बीटा क्या है, दो सॉल्यूशन है इस बहुपद का, ठीक है। तो इन दो सॉल्यूशन, दो जो शून्यक है, जीरोस है, इसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप भी देखे थे, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि उसके कोएफिशिएंट मतलब गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध देखे थे। वो क्या संबंध था कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या था, माइनस बी बाई ए के बराबर था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए था, जो कि अचर पद और क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये रिलेशन हम लोग कहाँ देखे थे, वहां देखे थे, बहुपद में देखे थे, ठीक है। अब यहाँ बात आ रही है द्विघात समीकरण की, क्या बात आ रही है, द्विघात समीकरण की। तो सर इसके क्या दो ही सॉल्यूशन होंगे, हाँ इसके भी क्या आएंगे, दो ही सॉल्यूशन आएंगे, दो ही हल आएंगे। उस हल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस हल को हम लोग बोलेंगे रूट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। उस रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, द्विघात समीकरण को समझना है। क्या समझना है, द्विघात समीकरण को समझना है। तो आइए इससे पहले क्या करते हैं, इस चीज को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। ये चीज समझ में आई, बहुपद वाला चीज समझ में आया। अब देखो एक्चुअली जब हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण की, तो सर वो द्विघात समीकरण कैसा होगा, वो जो द्विघात समीकरण होगा, जीरो के क्या कर देंगे, इसको जीरो के इक्वल में कर दिए। देखो ये एक बहुपद, ये बहुपद से क्या कहाँ चला गया, द्विघात समीकरण में चला गया। और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है सर, एज होना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जैसे ही जीरो हो जाएगा, ये तो लीनियर बन जाएगी ना, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, जिसमें पावर क्या हो, मैक्सिमम घात क्या हो, दो हो, ये हमको चाहिए, है ना। तो ये चीज को समझने के लिए हम लोग क्या बोले कि उसको क्या कर देंगे हम लोग, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है बात समझ में। अब देखो ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या है, मानक रूप कहने का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे द्विघात समीकरण का, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे कंडीशन क्या बना कि ए एक्स डजंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या सर यहाँ पे बी जीरो हो सकता है, हाँ बी कैन बी जीरो, है ना, बी कैन बी जीरो, बी क्या है, जीरो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बी जीरो कर दे, है ना, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसी बेसिस पे यानी कि b अगर जीरो कर दे, उस बेसिस पे इसके भी कितने टाइप्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप का हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसमें b डजंट इक्वल टू जीरो होगा, और एक में क्या होगा, b जो होगा ना इज इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो जिसमें a डज नॉट इक्वल टू जीरो बट b इज इक्वल टू जीरो, b जीरो के बराबर ही होना चाहिए, तो उस वाले इक्वेशन को क्या बोलते हैं, प्योर, क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर मतलब शुद्ध है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको। आई बात समझ में, यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे इसको, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। आई बात समझ में, ओके सर। अब देखो, और एक क्या होगा, जैसे इसका फॉर्म कैसा बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन बी जीरो होना ही चाहिए, है ना, बी जीरो होना ही चाहिए, तब वो कौन सा इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा जो समीकरण बनेगा वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएंगे। कौन से समीकरण कहलाएंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएंगे। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं अशुद्ध, किसकी बात करते हैं, अशुद्ध या मिश्रित, दूसरा आता है जहां पे a डज नॉट इक्वल टू जीरो हो और b भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, b भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो बनता है ना, उसको मिश्रित या अशुद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिश्रित या अशुद्ध, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। आई बात समझ में, द्विघात समीकरण कहेंगे, है ना, जिसको कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये चीज हम लोग को समझ में आई कि ये सर दो टाइप्स का होता है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, एक ये वाला समीकरण देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो b वाला टर्म जो है यानी bx वाला टर्म, x का कोई कॉफिशिएंट है नहीं, एक जो है ना ax का क्या है एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और एक क्या है अचर वाला पद है, अचर पद है यानी कि अचर वाला टर्म है। इसमें bx क्या है नहीं है, मतलब b इज इक्वल टू 0 है ना, b इज इक्वल टू 0 है। ओके सर, b इज इक्वल टू 0 है। एक और इक्वेशन ले लो, ये वाला देख लो, ये अब देखो यहां पे क्या है ना कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे 7x है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो a भी क्या है डजंट इक्वल टू 0 और b भी क्या है डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कौन सा द्विघात समीकरण बन गया, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएंगे। कौन सा द्विघात समीकरण कहलाएंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएंगे। ये चीज समझ में आई, यानी कि इसके टाइप्स को हम लोग देखें तो एक था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a वाला टर्म क्या है ना, a वाला टर्म 0 के इक्वल नहीं था लेकिन b वाला टर्म को 0 के इक्वल होना पड़ा था, और एक में जो दोनों 0 के इक्वल नहीं था तो उसको हम लोग मिश्रित या क्या बोले अशुद्ध द्विघात समीकरण बोले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करेंगे हम लोग, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। इसलिए देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के भी दो तरीके हैं। क्या है, एक जो है ना, एक जो हमारा तरीका है वो तरीका है फैक्टराइजेशन। कौन सा तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड की हम लोग बात करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। और दूसरा जो तरीका है ना वो जो है ना स्क्वायर रूट मेथड है। क्या है, स्क्वायर रूट मेथड की हम लोग बात करते हैं, स्क्वायर रूट मेथड। इसमें क्या किया जाता है ना कि स्क्वायर रूट बनाकर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और एक में है फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि फैक्टर करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग से ही हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से हम लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करते आ रहे हैं, है ना, ऐसे सवालों को सॉल्व करते आ रहा है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है 25 है, इसको हम लोग फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगेगा, ये देखो एक्स स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो दो फैक्टर बना कि नहीं, दो गुणनखंड बने कि नहीं, मतलब हम लोगों ने इस नंबर को क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, तोड़ा इसको, है ना। और उसके बाद हम लोग को क्या मिल गया, x बराबर क्या हो गया, x बराबर x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा, x बराबर प्लस 5 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो है ना प्लस माइनस 5 आएगी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। और एक क्या होता है स्क्वायर रूट मेथड होता है, उन सबको हम लोग समझते हैं। इससे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखो सबसे पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लाते हैं। क्या लाते हैं, एक क्वेश्चन लाते हैं। मेरे पास बुक्स है, उस बुक से एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करके क्या समझेंगे कि गुणनखंड विधि क्या होता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या हो गया, गुणनखंड विधि हो गया। कौन सा विधि हो गया, गुणनखंड विधि। और ये क्या है, पूर्ण वर्ग विधि इसको बोलते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, फैक्टराइजेशन मेथड की हम लोग जब बात करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 क्रॉस वेरीफाई करने दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण हम लोग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। सर ये जो द्विघात समीकरण दिए हुए हैं तो इसका जब हम लोग हल की बात करेंगे तो हल भी कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। अब वो अल्फा और बीटा होगा, वो अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, उसी अल्फा और बीटा को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से फाइंड आउट करना है। और ये जो है ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाकर हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले पूर्ण वर्गमूल निकालने की जो विधि है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि को समझते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम लोग इसको कैसे फैक्टर करते हैं, इस बीच वाले को स्प्लिट करना रहता है, इस बीच वाले को 2 पार्ट में स्प्लिट करना रहता है। लेकिन कैसे मतलब इन 7 जो है मेरा उसको स्प्लिट करना है, लेकिन उससे पहले जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और ये जो अचर पद होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। 12 का फैक्टर करो, 2 से 6, 2 से 3 है ना, और 3 से कट ही गया, मतलब 4 इंटू 3 एक फैक्टर आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, मतलब 2 इंटू 6
अगर 2 फैक्टर में करें तो 2 इंटू 6 या 4 इंटू 3, इस तरह से हमारा फैक्टर आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 7x को ऐसे तोड़ना है कि उसको जोड़ने पे 7x आवे, लेकिन उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, इन दोनों के बराबर आ जाए। कितने के बराबर आ जाए, तो ये 4 3 12, 12 के बराबर आ जाए। तो मैं बोला 4x स्क्वायर प्लस, यहां देखो क्या कर रहा है, यहां हम लोग कर रहे हैं 4x प्लस 3x, और 3 का 3 ये रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। यहां समझो मैं क्या किया हूं, ये देखो, यानी कि 7 को 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, आएगा 7, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 3 12, यानी कि इसके और इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो 4 3 12 भी आ रहा है, मतलब हम लोग सही उसको तोड़े हैं। अब इसको क्या करते हैं, दो ग्रुप बना लिए। अब यहां से कॉमन करेंगे, यहां 4x कॉमन अगर ले ले, क्या ले ले हम लोग, यहां से 4x कॉमन ले ले तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 3 ले ले तो यहाँ x बच जाएगा और अंदर +1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, यानी कि x + 1 और एक क्या हो गया 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को क्या कर देंगे, 0 को इक्वल कर देंगे। तो x + 1 इज इक्वल टू 0, और एक क्या होगा 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, एक -1 आ गया, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 उधर माइनस में 3 जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। यानी कि x का 2 वैल्यू आया, एक क्या आया -1 और दूसरा क्या आया -3/4। ये क्या आएगा, इसके 2 शून्य का आ गए। देखो इसी को, ये कौन से मेथड से आया, फैक्टराइजेशन मेथड से आया। कौन सा मेथड से आया है, फैक्टराइजेशन मेथड आया है। एक क्या था, जैसे हम लोग यहाँ देखे थे x² - 16 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, चूंकि ये जो है ना, ये कौन सा बहुपद है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण है। और ये क्या है, अशुद्ध द्विघात समीकरण था। अशुद्ध क्यों था सर, क्योंकि यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 और b भी डज नॉट इक्वल टू 0 था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन b क्या है, इज इक्वल टू 0 है। जहां पे b इक्वल टू 0 आ गया उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अशुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। आई बात समझ में। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन किए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा था, ये देखो x स्क्वायर और इसको हम लोग क्या लगे 4 का स्क्वायर कर दे, तो x + 4 इंटू x - 4 की हम लोग बात करते हैं, इज इक्वल टू 0। तो x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर -4 हो गया और x बराबर क्या हो गया, +4 हो गया। तो ये हमारा x बराबर क्या हो गया, +-4। यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया सेम आया, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया, डिफरेंट आया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट आया। तो ये किस मेथड से आया है, ये किस मेथड से आया है, तो गुणनखंड विधि से आया है। किस विधि से आया है, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद जो हमारा मेथड है वो है स्क्वायर रूट मेथड। क्या है, स्क्वायर रूट मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। यानी कि हम लोग उस इक्वेशन में क्या बोलते हैं, कंप्लीट वर्गमूल निकालने की हम लोग बात करते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। जस्ट लाइक ये देखो, ये मेरा क्या था, x² - 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x² इज इक्वल टू 16 इधर प्लस में कर देते, और x बराबर क्या करते, √16, और x बराबर क्या आता, इस जब √16 की वैल्यू जब बाहर निकालते तो प्लस माइनस हम लोग 4 डायरेक्ट निकालते। देखो इस इक्वेशन से मैं यहां गया, क्या आ गया, यहां गया कि x 16 को उधर शिफ्ट कर दिया प्लस के साथ, और इधर के x बराबर क्या हो गया, √16 कर दिया। तो यहाँ पे पूर्ण स्क्वायर बनाए कि नहीं, स्क्वायर रूट बनाए कि नहीं, तो स्क्वायर रूट से हम लोग बाहर निकाले। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट मेथड बोलते हैं। इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन सेम आ रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहा है। इस चीज को हम लोग समझेंगे आगे वो क्यों आया है। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड मेथड जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा सेकेंड मेथड जो है ये है स्क्वायर रूट मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से अच्छे तरीके से समझते हैं। चलो इसके लिए क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। वर्गमूल बनाने की विधि के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। देखो जस्ट लाइक मैं अभी समझाया हूं, क्या समझाया क्या हूं कि मेरे पास सपोज कर लो एक क्वेश्चन है, क्या है,
एक क्वेश्चन है विच इज 9x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है सर, इसको तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना, 3x² है ना माइनस इसको क्या कर दे 5x², 5y 5 फिर ये a² माइनस b² के फॉर्मूला में शिफ्ट हो गया 3x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5 शिफ्ट हो जाता। और जब इसको इसके वैल्यू को हम लोग निकालते तो क्या आता है इसका वैल्यू, x बराबर जो आता -5/3 और एक x बराबर जो आता 5/3 आता, यानी कि x बराबर क्या आता +-5/3 आता। ये कौन सा मेथड था, मेरा फैक्टराइजेशन मेथड था। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि स्क्वायर रूट मेथड में हम लोग जब बात करते हैं तो 9x² 25/0 को 9x² रहने देते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं 25 शिफ्ट करते हैं, फिर x² रहने देते हैं, 25 को क्या करते हैं नीचे 9 भेजते हैं डिवाइडेड में। अब x² के लिए क्या बोलते हैं, ये सबको क्या करते हैं रूट के अंदर जाने देते हैं, तो x बराबर क्या आता है +-5/3 आता है। ये क्या है, वो पूर्ण स्क्वायर क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने का क्या है, ये वर्गमूल बना के हम लोग निकालने की नहीं, स्क्वायर रूट मेथड आया कि नहीं। ये थे सर। अब ये जो था इसमें b बराबर 0 था, यानी कि ये जो थे स्क्वायर में ये जो था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, है ना। अगर इम्प्योर यानी कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तब इस विधि से कैसे बनाएंगे। तो देखो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, x बराबर जो होता है ना -b +-√b² माइनस 4ac/2 2a, इसको श्रीधराचार्य का नियम बोला जाता है, श्रीधराचार्य का नियम बोला जाता है ना। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला या श्रीधराचार्य का क्या बोलते हैं, नियम बोलते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण को लेते हैं और ये फॉर्मूला तक हम लोग पहुंचेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, है ना, और इसके अंदर के स्टोरी को समझेंगे। आइए इससे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो ये बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट मेथड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट मेथड पढ़ रहे हैं। देखो इधर जो हमारा सेकेंड था स्क्वायर रूट्स मेथड, क्या था हमारा, स्क्वायर रूट मेथड की बात कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग सपोज कर लो ax² + bx + c = 0। ये क्या है, हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्या है हमारा, एक द्विघात समीकरण है जहां पे a does not equal to 0 है। क्या है, a does not equal to 0 और b भी does not equal to 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मिश्रित द्विघात समीकरण, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना, जहां पे मिलावट थी, b does not equal to 0 था। जब 0 की बात हुई तो वो क्या हो गया, अगर b 0 था तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला गया था। लेकिन ये क्या है, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस चीज में हमारा क्या होगा, ये कंडीशन बनेगा कि a does not equal to 0 एंड ऑल्सो b does not equal to 0। आई बात समझ में। अब इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि करना है। तो ये देखो x² क्या है, पूर्ण वर्ग है, x इंटू एक्स है ना। तो देखो x इंटू एक्स है तो ये पूर्ण स्क्वायर है कि नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट निकलेगा, पूर्ण निकलेगा, है ना, अच्छे तरीके से निकलेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें √x² का, x बाहर निकलेगा कि नहीं, लेकिन अगर हम लोग √x की बात करें, सीधा 3 की बात करें, तो क्या ये निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। अगर x के साथ मान लो हम लोग 2 लगा दे, 2x² कर दे, तो √2 बाहर x आएगा, तो ये क्या पूर्ण निकल रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है। तो उस चीज को समझने के लिए मैं क्या बोला, इस चीज को हटाना है, क्या करना है, हम जो x² जो कोफिशिएंट है ना उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखो, उसके लिए हम लोग को करना क्या है कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a does not equal to 0 है, b भी does not equal to 0 है। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, a से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में a से भागा देने पर, क्या करने पे, भाग देने पर। अब देखो जैसे ही a से दोनों पक्ष में भाग देंगे तो इधर क्या बन जाएगा, ax² अपॉन a प्लस b/ax प्लस c/a और 0/a का मतलब क्या हो गया, 0/a। चलो इसको भी लिख ही लो, है ना, 0/a।
अब देखो यहाँ ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला एक्स ए कैंसिल होके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए है ना, और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक ऐसे चेंजिंग करना है ताकि उस चीज को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए इसमें क्या चेंजिंग करना पड़ेगा, क्या चेंजिंग करना पड़ेगा। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू हम लोग क्या रखे, देखो यहाँ पे 2ab करना है, क्या करना है 2ab, तो यहां पे देखो 2ab करने के लिए ये और ये है ना, तो इसके साथ में जो है 2a होना चाहिए था, तो ये 2 कट के क्या हो जाता, एक्स बी अपॉन ए हो जाता, यानी कि 2ab करने के लिए ये हम लोग को देखो नहीं समझ में आई बात, यहाँ गौर से समझो, यहाँ हम लोग को ऐसे लाना है कि हम लोग इस फॉर्मूले पे इसको क्या कर सके, शिफ्ट कर सके। तो उसके लिए मैं बोला ये अचर पद है, इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। उससे पहले मैं बोल रहा हूं यानी कि ये ए है, ठीक, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म हमको चाहिए, और ये क्या है 2ab है, तो 2a कितना है, एक्स है, b कितना होगा, b बाई 2a होगा, तब तो ये 2 कट के एक्स b बाई ए बना है, ऐसे ही रहा होगा, यानी कि ये जो b वाला टर्म है कितना रहा होगा, b बाई 2a, कितना रहा होगा, b बाई 2a, इसका मतलब b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बन जाएगा, कौन वाला टर्म, ये 4, अगर इसको हम लोग क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई बात समझ में, देखो a स्क्वायर प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे शिफ्टिंग होगा कि नहीं, तो यहाँ पे हमको कौन सा टर्म चाहिए, बी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो उस वाले टर्म को क्या मैं दोनों तरफ जोड़ दूं, है ना, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ क्या रहा हूं, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर देखो इस चीज को समझो, है ना, ये इस चीज को समझो, क्या कर रहे हैं हम लोग को एक अलग से टर्म इंक्लूड कर रहा है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ भी क्या करना होगा, यही वाला टर्म हम लोग को जोड़ना होगा। अब देखो दोनों तरफ क्या हो गया, जोड़ दिए, मतलब कोई सिर्फ चेंजिंग की है, कोई वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों इक्वेशन बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो फर्दर जब ये चीज समझ में आई क्यों की हम लोग को क्या चाहिए था, इस वाले फॉर्मूला पे ले जाना, हम लोग को कहाँ ले जाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे ले जाना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसके लिए हम लोग क्या किए, इसमें एक नया टर्म को इंक्लूड किए हैं। जब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, क्या यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर माइन अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस जो है सी बाई ए होगा, ये वाला सी बाई ए जो था ये वाला, उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर दिए, उधर शिफ्ट कर दिए। ये जो सी बाई ए जो था इसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर दिए, RHS साइड में शिफ्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे आया कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख दे, a प्लस क्या लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप तोड़िए, इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2ab अगर हम लोग ये करते 2a और b, देखो 2 से 2 कैंसिल, एक्स बी अपॉन ए है कि नहीं यहाँ पे, यानी कि हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो सेकेंड टर्म में क्या है, उस साइड में देखो क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लें। इधर जो है ना x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जो 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा,
और इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये 4 टाइम 4a और 4a टाइम में कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 4ac, क्या हो जाएगा 4ac। देखो समझो बहुत अच्छा चीज है, यहाँ से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, श्रीधराचार्य के नियम तक पहुंचेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर हटा तो उधर क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। देखो इधर समझो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर को, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होता है x हो गया अब प्लस b बाई 2a, और इसमें जो है ना ऊपर रह जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे वाला का क्या आ जाता है 2a बाहर आ जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद जब उसको ये वाला टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी और यहाँ पे जो है ना प्लस है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा x का वैल्यू आ गया सर। तो ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, श्रीधराचार्य का नियम बन गया कि x बराबर जो होता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मूल होता है, मूल कहने का मतलब रूट, ये मूल की हम लोग बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं। रूट्स मतलब मूल, और मूल क्या है मतलब आपके सॉल्यूशन की बात हो रही है, जीरोस की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है ना। तो ये क्या हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या होता है सर, इसी फॉर्मूला को हम लोग फर्दर क्या कर देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये प्लस माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि हमको इसका दो वैल्यू चाहिए, कितना वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। और यहां से प्लस माइनस करने का मतलब रूट के अंदर से जो वैल्यू बाहर आएगी वो प्लस में आती है, एक बार माइनस में आती है। तो उस वैल्यू को एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो हमको दोनों रूट क्या होगा मिल जाएगा। अब देखिए ये था हमारा इसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से क्या बनता है, द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो ये किस मेथड से सॉल्व होता है, स्क्वायर रूट मेथड इसको बोलते हैं। और इससे पहले हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते थे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे। क्लास 8 से हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से सॉल्व करते आ रहे हैं। ये एक नया फॉर्मूला आ गया, x बराबर दो रूट आएंगे, x का वैल्यू 2 आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो दो वैल्यू कौन कौन होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उस पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। देखो अगर चलो इस चीज को इरेज करता हूं मैं, समझ लो, इसको लिख लो ना। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। देखो क्या आया हम लोग का, x बराबर क्या आया है, इसको किसका नियम बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं, ठीक है। ये x बराबर आया है, क्या है, x बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग को चूंकि क्या समझना है कि इसमें एक नया टर्म आता है, जैसे ये x बराबर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, क्या है, अपॉन 2a है। तो इसमें जो होता है ना अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये d क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो d जो है ना इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, है ना, यानी कि विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। आई बात समझ में। इसी विवेचक पे डिस्क्रिमिनांट को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये विवेचक होता क्या है। तो ये विवेचक जो है ना द्विघात समीकरण के लिए, किसी द्विघात समीकरण के लिए, देखो ये जो डी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट या विवेचक बोलते हैं, है ना। ये विवेचक जो है ना इसमें यानी कि इसके मूल में, ये देखो ये क्या है, द्विघात समीकरण का एक रूट है, मूल है, वैल्यू है, उस वाले में एक पद है कि नहीं, ये जो है एक पद बना रहा है, एक अलग ही टर्म है, ये अलग ही टर्म है ये।
तो ये जो है ना डी द्विघात समीकरण के लिए एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा पद है जो ये है ना ये बताएगा कि इस x का वैल्यू कैसा आएगा, x का वैल्यू कैसा आएगा, यानी कि इस x के वैल्यू का नेचर क्या होगा, क्या होगा, नेचर क्या होगा। देखो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि √4 जो है इसको हम लोग बाहर 2 निकाल सकते हैं, √3 भी है तो इसका कुछ वैल्यू बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन √-a नंबर है, कोई भी रूट के अंदर कोई भी नंबर -a में था तो उसके वैल्यू को हम लोग निकाल पा रहे थे नहीं, बता रहे थे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वो क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया, जिसको हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके भी वैल्यू पॉसिबल है ना, उसको आयोटा के साथ निकाला जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के परे है, यानी कि सिलेबस की आदि बाहर है, तो उस चीज को क्या नहीं पढ़ना था, हम लोग को रियल नंबर पढ़ना था। तो रियल्स नंबर को हम लोग सिर्फ देखे थे, जिसमें एक क्या है आपका, एक हो गया रेशनल नंबर, एक हो गया इरेशनल नंबर, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे जो डी है ना, ये डी का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर देन हुआ दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दैट मीन्स क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। एक क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। तो इन तीनों से क्या बनता है, इसके रूट्स की प्रकृति, नेचर डिफाइंड होती है। क्या होती है, नेचर डिफाइंड होती है। अब देखो उस रूट का नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो विवेचक पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, विवेचक पे, डिस्क्रिमिनांट पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है तो उसका रूट्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 0 है तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर माइनस हो गया तो उसका रूट्स पॉसिबल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसका भी हल होता है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हम लोग के सिलेबस के बाहर है, आउट ऑफ द सिलेबस, दैट मीन्स वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, अपर क्लास में पढ़ना है। अगर जूनियर क्लास में पढ़े होते तो उस चीज को यहाँ समझते। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो इस मूल का यानी कि इस द्विघात बहुपद का, सॉरी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन के थ्रू इन सभी चीजों को समझते हैं। क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मिनट, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो डी क्या है, डिस्क्रिमिनांट है, और डिस्क्रिमिनांट पे ही क्या डिपेंड करेगा, उस द्विघात बहुपद के जो मूल आएंगे उसका पूरा नेचर किस पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। यानी कि देखो ये द्विघात बहुपद के एक मूल था कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। x² यहाँ पे 4x और यहाँ पे क्या कर देते हैं, +4 कर देते हैं। आई बात समझ में, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये जो x था, इस द्विघात समीकरण का क्या था, रूट था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। इसी को हम लोग बोलते हैं -b + -√d/2a। और d बराबर क्या था मेरा, d बराबर था हमारा b² - 4ac। अब देखो मैं यहीं पे ना बोल रहा हूं कि d का वैल्यू क्या आ रहा है, उसी पे इसका क्या हुआ, नेचर डिपेंड करेगा। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसके वास्तविक हल संभव है, इसके वास्तविक हल क्या होगा, पॉसिबल है। 0 भी आ गया तो इसके वास्तविक हल पॉसिबल है, लेकिन लेस देन 0 आ गया तो इसके वास्तविक हल पॉसिबल नहीं है। इस चीज को समझते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डी, हम लोग को डी निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए, b² - 4ac, यानी कि b a c सब पता होना चाहिए। तो a क्या था, x² का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, और b क्या था, x का कॉफिशिएंट। तो हमारा था इक्वेशन ax² + bx + c = 0, यानी कि b प्लस में था, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में है, और c क्या है हमारा 4 है। अब देखो यहाँ पे d बराबर निकाल सकते हैं हम लोग, b² मतलब -4 का स्क्वायर -4ac, 4 और a की जगह पे 1, c की जगह पे 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16, और इसका भी कितना हो गया, 16, यानी कि 0 हो गया। d बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब d बराबर जैसे ही 0 आया, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो उसका x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू इस वाले बहुपद का सॉल्यूशन क्या है,
पॉसिबल है, यानी कि इसके हल क्या होंगे, इसको हम लोग लिखेंगे हल संभव है। हल क्या है, संभव है। संभव करने का मतलब पॉसिबल है, हल संभव है। और वो कैसा हल आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, ये जैसे ही यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, x बराबर -b/2a, यानी कि उसके जो x का वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, यानी कि दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, x बराबर इसमें अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो कितना होगा, -b, b की जगह पे माइनस और -4 और 2a, a की जगह पे कितना है 1 है, यानी कि x बराबर क्या हो गया +4/2, दैट मीन्स x बराबर 2। x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 2 आएगा और फिर 2 आएगा, मतलब दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम हो गया। जैसे ही d बराबर 0 होगा तो क्या लिखेंगे, हल संभव होगा और दोनों मूल क्या बोलेंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान एवं बराबर होंगे, समान एवं बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में, बराबर कब होगा, अब देखो इसी पे कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा जिसमें कुछ वैल्यू क्या रहेगा, नहीं दिया रहेगा, बोलेगा इस वैल्यू को निकाले, वहां पे क्या डाल देगा, वेरिएबल टर्म डाल देगा और निकालने के लिए बोलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, डी बराबर 0 होता है कब, जब दोनों का हल क्या हो, मूल का दोनों मूल क्या हो, समान हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। आई बात समझ में, और डी बराबर 0 होता है। एक ऐसा इक्वेशन देख लेते हैं, इसको इरेज करता हूं, एक और इक्वेशन देखते हैं जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि d जो है ना लेस देन 0 आ जाए, या ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, क्या आ सकता है, ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग बहुपद लेते हैं, क्या करते हैं, एक अलग बहुपद लेते हैं। चलो देखो इधर, ये क्या है, x² - 5x प्लस क्या कर दे, b², यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे 4ac 3 कर देते हैं, नहीं 3/4 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। इस चीज को समझो, ये क्या है, 3/4 है, 4ac, तो 4 4 तो 3, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, है ना। ये एक क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसमें चलो d निकालते हैं। इसमें क्या है, a बराबर क्या है, 3 है, b बराबर क्या है, -5 है, एंड c बराबर क्या है, 3/4 है। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b कितना है, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, अब 4ac, 4 a का वैल्यू कितना है, 3 है, और c का वैल्यू कितना है, 3/4 है, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 5² तो 25 स्क्वायर आ गया, 3 तिहाई 9 हो गया, घटाने पे कितना आ गया, 16 आ गया, डी बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो चूंकि हम लोग क्या पढ़े थे, हल बराबर क्या पढ़े थे कि -b + -√d या b² - 4ac, क्या लिखे थे हम लोग, b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये देखो x बराबर क्या आ गया, -b की जगह पे क्या हो गया, -5 डालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट प्लस लिखे, चलो डायरेक्ट प्लस लिखते हैं, फिर प्लस माइनस डी के क्या वैल्यू है, √16 जाएगा, √16 जाएगा अपॉन 2, ए का वैल्यू कितना है, 3 है। ये देखो आई बात समझ में, x बराबर क्या हो जाएगा 5, और एक बार प्लस लेंगे +4 आएगा और नीचे 6 आएगा, और एक बार क्या आएगा x - 4 अपॉन 6 आएगा। x का वैल्यू क्या हो गया 9/6, और एक क्या हो गया 1/6, तो x का वैल्यू हो गया 3/2 हो गया, और एक कितना हो गया 1/6 हो गया। देखो जब d जो है ना, यह d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंडीशन में इसके हल पॉसिबल थे, हल संभव है, क्या है, हल संभव है, मतलब दोनों का हल क्या निकलेगा, मूल संभव है, मूल निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। और वो मूल जो आएगा कितना आएगा, दोनों मूल क्या होगा, असमान होगा, क्या होगा, असमान होगा। असमान कहने का मतलब क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का मूल निकलेगा। एक और कंडीशन बनेगा जहां पे d क्या है ना लेस देन 0 हो जाए, जैसे x² - 4x प्लस, यहाँ पे क्या कर देते हैं 4 है, यहाँ पे भी क्या करते हैं 4 कर देते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ये देखो अब यहाँ पे d जो निकालेंगे, a कितना है 4 है, b कितना है -4 है, c कितना है 2 है, इज इक्वल टू 0 है। अब देखो यहाँ पे जब d की हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा b² - 4ac, b² कितना होगा मतलब -4 का होल स्क्वायर, -4ac, 4 और 2, यानी कि ये 16 हो गया, -16 दूना 32 हो गया, आंसर कितना आ गया -16 आ गया। अब d बराबर -16 आ गया,
तो जैसे ही हम लोग x निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 रखेंगे अपॉन 2a करेंगे, क्या करेंगे 2a करेंगे, तो क्या इसके वैल्यू पॉसिबल होंगे, नहीं होंगे। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसके जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा, काल्पनिक हल होंगे। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आई बात समझ में, यहाँ तक हम लोग को पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में इसके ये पूरा कंप्लीट लेक्चर है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 5th चैप्टर विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, वेल डन।